Okay, good evening everybody. We'll start with the last class, continue with that last class. Okay, start with, देखिए लास्ट क्लास में हमने टॉर्क स्टार्ट किया था, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. मैंने आपको लास्ट पे जो क्वेश्चंस करने शुरू किए थे, मैंने आपको टॉर्क डिफाइन किया था और लास्ट में एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस और लेने जा रहा हूं. लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो, मैंने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन लिया था, आई होप आप सभी को याद होगा. उसमें रॉड कुछ ऐसे थी, दैट वाज द रॉड. एक फोर्स इधर था, एक फोर्स इधर था, दैट वाज हिंज्ड, दैट वाज द हिंज्ड. और हमने नेट टॉर्क कैलकुलेट किया था अबाउट दिस पॉइंट. That was the concept. In fact, that was the question. Okay, अभी एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं and you need to answer. Okay, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं और उसे आप लोग आंसर करिएगा. This is the axis. We have to find out torque about this point. Okay, this is the square side length A. This is the square side length A. Okay, okay, start with, we are applying forces. Side length A, I repeat, in fact A की वैल्यू मैं कुछ दे देता हूं, just a bit. इसकी वैल्यू मैं कुछ 5 meters ले रहा हूं and I am applying forces 5 Newton, 10 Newton, 10 Newton. We have applied 3 forces, 10 Newton, 5 Newton and 10 Newton. We have to find out torque about this point, about this axis. Okay, start solving this question बच्चों. Start solving this question. आप exactly वो मेथड यूज करिएगा जो लास्ट पे हमने किया था, and the method was F into R perpendicular. The method was F into R perpendicular. Harsh Lohia, your answer is absolutely wrong. Even your direction is wrong. अनिमेश, तुम्हारा भी आंसर रॉन्ग है. सूर्यांश गहलोत, तुम्हारा भी आंसर रॉन्ग है. अभिजीत, यू आर करेक्ट. Abhijit, you are correct. Shikhar Dave, you are wrong. But I've told you that you need to revise that lecture. और तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, इसलिए आंसर गलत निकाल रहे हैं काफी लोग. भावेश जैन, you are correct. Manish, you are wrong. Abhijit Chaudhary, you are correct. Okay. हर्षित, you are correct. अभी तक केवल 3-4 लोगों ने आंसर दिया मुझे सही. हाँ, प्रीत गहलोत, यू आर करेक्ट. आयुष, यू आर करेक्ट. अनिमेश, नाउ यू आर करेक्ट. अभी सही आ गया. देखो आंसर इज 75 न्यूटन मीटर. मुझे वैसे करीब 8 से 10 लोगों ने अभी सही आंसर किया, दैट इज अप्रिशिएबल. बेटा बाकी लोग भी वो देखना चाहिए था, रिवाइज करके आना चाहिए था लेक्चर. देखो बच्चों, रोटेशन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स दैट यू आर गोइंग टू हैव इन दिस 11th क्लास. एक ऐसा सेक्शन है जो डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है और आसान नहीं है. इसको आप रेगुलर रिवाइज करो. डोंट टेक इट एज लाइक कि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, वर्क एनर्जी या ऐसे चैप्टर्स हैं जो आसानी से तुम डाइजेस्ट कर लोगे. ऐसा नहीं होता. ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है एंड मुश्किल चैप्टर्स में से एक है.
आप तो ये सोचिए कि बस एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हो भाई आप टॉर्क, और उसमें ही गलती करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप गलत करो, ठीक है। और ये कोई मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया है, ओके। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आप देखो जरा, यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान देना, पहले मैं इस 10 न्यूटन के टॉर्क की बात करता हूं। इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रहा है, तो इस 10 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क आएगा इट शुड बी जीरो, इट शुड बी जीरो। इस 10 न्यूटन की वजह से जो यहां इसका लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस से पास करेगा, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। इस 5 न्यूटन का बेटा ये लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, आर ये हो गया, तो आप बताओ जरा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 इंटू ये हो गया तुम्हारा, तो क्या हो गया 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज 5 एंड द डायरेक्शन इज आर क्रॉस एफ। I repeat, R cross F. It is clockwise, R cross F. Is that clear? It is clockwise. Plus, plus, plus. आप इधर देखें जरा, 10, अब आप देखिए ये 10 की वजह से, तो बेटा ये लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा 10 का, एंड दिस इज R परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया आपका 10 इंटू 5, ये हो गया 75। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया 75। दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। आप देखिए आर क्रॉस एफ, ये आर क्रॉस एफ, तो इधर भी क्या था, इधर आपका आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, इधर भी आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, सो द वैल्यू इज 75। इसका जीरो क्यों हुआ है, क्या ये क्लियर है आप सभी लोग को, व्हाई दिस वैल्यू इज जीरो? आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? ठीक है, तो अब चेक कर लो, ये आंसर जो होना चाहिए था दैट शुड बी 75। वैसे मुझे सब लोगों ने सही नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया है, तो जिन्होंने गलत किया है दे शुड चेक नाउ कि क्या गलती कर रखी है, ओके। I hope it is clear to all of you now. Okay, एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आप उसे सही से आंसर करिएगा। इसी के अबाउट निकालिए, ये एक्सेस है, और स्क्वायर स्क्वायर साइड 1, स्क्वायर साइड 1, ठीक है। बेटा भले बाद में आंसर है चलेगा, बट आंसर शुड बी करेक्ट। कोशिश ये करो कि आंसर शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन है इस एक्सिस के अबाउट व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ टॉर्क। साइड इज 1 मीटर बेटा, बेटा टेक इट एमकेएस, टेक इट एमकेएस बच्चे, साइड इज 1 मीटर बेटा। अनिमेश यू आर करेक्ट, भावेश तुम भी सही हो, प्रीत गहलोत तुम गलत हो, तनिष यू आर करेक्ट, सूर्यांश यू आर रॉन्ग, मनीष यू आर रॉन्ग, शिखर यू आर रॉन्ग,
अभिजीत यू आर करेक्ट, ईशान यू आर करेक्ट, हर्ष लोहिया यू आर रॉन्ग, हर्षित तुम्हारा सही है, सार्थक तुम्हारा सही है, आयुष रॉन्ग, शिखर अगेन रॉन्ग, आदित्य सिंह यू आर करेक्ट, आंसर इज 10 एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इज 10 एंटी क्लॉकवाइज। इसका तो टॉर्क 0 हो गया ना, लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास कर गया, ठीक है। इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ना बेटा, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास करेगा, ये डायगोनल देखो 45 डिग्री, ये 45, ये 45, तो इसका भी क्या हो गया 0, ओके, इसका भी क्या हो गया 0, और इसका बचेगा तो ये हो गया फोर्स, ये परपेंडिकुलर 10 इंटू 1 10 एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, ये है R और R क्रॉस F, R क्रॉस F, क्या ये क्लियर हो गया आप सभी लोग को? तो ये आ गया आंसर यहां से, इज इट क्लियर? देख लो बेटा, बहुत सारे लोगों ने गलत कर रखा था, आयुष तुमने गलत किया था, काफी लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे लोगों ने सही भी किया है। अभी क्लियर है बच्चों कि जो एग्जैक्टली जो रिजल्ट मैंने लिखा है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क। ओके, तो आई होप आप लोग को टॉर्क निकालना आ रहा है। वैसे आपको एक बात बताऊं, टॉर्क का जो कैलकुलेशन है ये आपको पूरे रोटेशन में मिलेगा, यू विल गेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द टॉर्क कैलकुलेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएगा। तो अभी बेसिक आइडिया ये था कि यू शुड नो द वैल्यू ऑफ टॉर्क, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू लाइक कैलकुलेट द डायरेक्शन, कैसे वेक्टर सम करना है, ये जानना बहुत जरूरी था। ओके, अगला हिस्सा टॉर्क से रिलेटेड ही है और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और इनफैक्ट मैं 1-2 क्वेश्चन लूंगा और यहां पे। राइट डाउन दैट हेडिंग बेटा, इक्विलिब्रियम। राइट डाउन द हेडिंग बेटा, इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं यहां पे, इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं यहां पे, आप लोगों ने अभी तक इक्विलिब्रियम का मतलब पढ़ा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा हुआ है ना। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, और इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, इसका मतलब ये होता है कि x डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स का सम है वो भी 0, y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का सम वो भी 0, ठीक है। इतना आपने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से, और भी कुछ पढ़ा है इसके अलावा? नहीं, इक्विलिब्रियम के अलावा, इस डेफिनेशन के अलावा और तो कुछ नहीं पढ़ा है ना भाई तुम लोगों ने? जब भी इक्विलिब्रियम आता था नेट फोर्स 0 करना शुरू कर देते थे हम लोग, x में अलग करेंगे, y में अलग करेंगे, जो जरूरत पड़ती थी हम यूज करते थे। अभी से नोट मत करो, अभी मैं वापस आ रहा हूं, मैं बस ये बताना चाहता था कि एग्जैक्टली ये पढ़ा हुआ है आपने। अब मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये इनकम्प्लीट होता है, और इनकम्प्लीट पढ़ाया ही जाता है आपको, क्योंकि इतने से ही काम चलता रहता है। अब समझिएगा इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का जो मतलब है ना, क्या हो गया भाई, अब देखिए इस हिस्से की बात करता हूं मैं। इक्विलिब्रियम का मतलब केवल ये नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड ऑल्सो बी 0। अब से कभी भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, उसका मतलब ये होगा कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। आई रिपीट, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ओके, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ठीक है। अभी मैं वापस फिर से इस पे आऊंगा, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का बस बेसिक मतलब होता है
कि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, केवल नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो नहीं है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें टॉर्क जीरो नहीं है, केवल क्या जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, लिखते चलना बेटा साथ में आप लोग। ठीक है बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगला हिस्सा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बॉडी अगर केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है केवल, इसका मतलब होता है दैट नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। सेंटर ऑफ मास उसका एक्सिस होगा, बताया था ना, टॉर्क हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। तो हम उस सिस्टम का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे और वो क्या आ जाए, जीरो। नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन उस बॉडी पे जितने भी टॉर्क लग रहे हैं वो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। That kind of equilibrium is called rotational equilibrium. टॉर्क जीरो है लेकिन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो है। ओके, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, हाँ, देयर इज वन मोर। अब वापस मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाता हूँ, ये वर्ड मैं एक बार फिर से लिखूंगा, इसको मैं बेटा एक बार फिर से वापस लिख देता हूँ, जस्ट अ सेक। मैंने आपको इक्विलिब्रियम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स एक्टिंग जीरो, नेट टॉर्क एक्टिंग जीरो। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, तो ऐसा सिस्टम या ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है। अगर केवल फोर्स जीरो है और ये नॉन जीरो है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। केवल टॉर्क जीरो है, फोर्स जीरो नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब आपका कि फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। इज दैट क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहां पर जब मैंने बोला कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मैंने स्पेसिफाई किया कि दैट टॉर्क मस्ट बी जीरो अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये जो टॉर्क जीरो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होना चाहिए। क्या मैंने यही बोला आपसे, है ना? यहां पे मैंने यही बोला, टॉर्क जो जीरो होना चाहिए वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होना चाहिए जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है केवल। ओके, यहां पर भी टॉर्क जीरो है, यहां पर भी टॉर्क जीरो है। इक्विलिब्रियम के समय नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। लेकिन ये जो टॉर्क जीरो होता है ना, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे ये टॉर्क की वैल्यू जीरो आती है। ये नहीं जीरो आएगी, ये तो केवल किसके अबाउट आएगी, सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये जो टॉर्क की वैल्यू जीरो आती है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक करो ये वैल्यू जीरो आएगी। चाहे तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक करो, चाहे किसी और पॉइंट से चेक करो, ये टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी। ये चीज मेंशन करो बेटा, बिल्कुल हाईलाइट करके मेंशन करना कि इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही केवल जीरो होता है, इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। और अभी मैं इसको लेकर के कुछ चीजें एक दो क्वेश्चन लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा था।
आप बेटा अच्छे से नोट करिएगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछेगा. आई विल एंटरटेन वन मोर टाइम. आई विल एंटरटेन वन मोर टाइम. समझ आ गया बेटा? आप सभी लोगों ने ये लिख लिया अच्छे से? अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. ये सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है इसमें. तुम देख लो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क निकाल के देख लो, जीरो नहीं है. ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा. दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क, जीरो तो नहीं होने वाला ना. लेकिन जरा नेट फोर्स देखो इस पे. नेट फोर्स देखो, 2 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे विल गेट कैंसल्ड. दे विल गेट कैंसल्ड. सो दिस सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट दिस सिस्टम इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया. ओके, ये फर्स्ट डायग्राम था. नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड डायग्राम बच्चों. ये बात तो पक्की है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. नहीं है ना? 2 न्यूटन दोनों डायरेक्शन में, नेट फोर्स बिल्कुल जीरो नहीं है. लेकिन जरा यहां सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जरा टॉर्क देखो. टॉर्क देखो, ये इधर, ये इधर. डायरेक्शन तो निकाल पा रहे हो ना? ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर आर हो गया, तो आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज. लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर, आर नीचे है, आर नीचे है, ये है. सो आर क्रॉस एफ. आई रिपीट बेटा, आर क्रॉस एफ. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा. देख लो, एल परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, फोर्स दोनों में सेम है. और मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाला है और ये जीरो आ रहा है. सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टॉर्क जीरो आ रहा है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम है. और सेंटर ऑफ मास के अलावा और किसी पॉइंट से टॉर्क जीरो होगा भी नहीं. मैं इसको प्रूफ भी कर दे रहा हूं. देखो, ये क्वेश्चन लिया ना, मैंने तुमसे क्या बोला था? सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होना चाहिए? टॉर्क जीरो होना चाहिए. उसी के अबाउट जीरो होते ही है. आप कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर लो. मैं कोई एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहा हूं. इसके अबाउट टॉर्क देखें भाई, कोई और पॉइंट लेना था, मैंने यही पॉइंट चूज कर लिया. इसका टॉर्क तो जीरो होगा 2 न्यूटन का. क्यों? लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रहा है, जीरो. लेकिन क्या इसका टॉर्क जीरो होगा? बिल्कुल जीरो नहीं है, क्योंकि 2 इंटू एल परपेंडिकुलर. तो आप देखिए, जो टॉर्क आ रहा था वो सेंटर के अबाउट तो जीरो आ रहा है, लेकिन इसके अबाउट जीरो नहीं आ रहा है. इसीलिए मैंने बोला था रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब तभी है जब नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो. जब केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो होगा. ओके, दो एग्जांपल ले चुका, नोट करो. मैं थर्ड वाला लेता हूं, इक्विलिब्रियम का एग्जांपल एक लेता हूं. Bhavesh Jain, whatever you are asking na, this is the this is the result. This is one example. In this case, net force is zero and still it is producing for torque.
भाई तुम जो सवाल पूछ रहे हो वो ये लिखा ही हुआ है बच्चे, ये देखो ना, ये लिखा हुआ है। और ऐसा कहीं पर भी मैंने कभी नहीं बोला कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो टॉर्क 0 नहीं हो सकता, या टॉर्क 0 होगा तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। और मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये देखो, ये दोनों एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है, फोर्स 0 नहीं है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये तो खुद एग्जाम्पल तुम देख सकते हो जो मैंने बनाए हुए हैं। और ये कोई अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल तो है नहीं, अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल तो नहीं। यही लो, ये जो स्टाइलस है इसके ऊपर मैं 2 न्यूटन लगा दूं यहाँ पे, तो एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही है दोनों। समझ गए बच्चे? ठीक है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है जो तुमने पूछा है। इक्विलिब्रियम देखो, अब जरा हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। देखना जरा, मैं बना रहा हूं जो, अब आप देखिए बच्चों जरा यहाँ पे, अब आप देखिए, ये 2 न्यूटन सेंटर पे फोर्स लगाया मैंने 4 न्यूटन। सबसे पहले देखो नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, दैट नेट फोर्स इज 0 है, 0 यहाँ पे, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर गया। टॉर्क भी 0 है, तुम इसके अबाउट देख लो, इसके अबाउट देख लो, ये तो पिछला केस ही हो गया ना। इसके अबाउट देख लो, 4 न्यूटन तो टॉर्क देगा नहीं, नहीं देगा ना, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है। इसका टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसके अबाउट ये बराबर होंगे, दे विल गेट कैंसल्ड आउट। सो देयर इज द नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। कैन वी से दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? कैन वी से दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? जस्ट टेल मी बच्चों। बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना, यू नीड टू आस्क। आप बेटा पूछिए। मनीष, ये नो किस लिए है बेटा? नहीं, आयुष दर्शन, वैसे मैंने बोला किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, तो कोई एक पॉइंट ले लो। वैसे सेंटर ऑफ मास मैंने लिया, उससे अगर 0 हो गया तो भी ये कंफर्म है। वैसे मैं दूसरा पॉइंट अभी लेने वाला था, तब तक तुमने लिख दिया। खैर सेम चीज़ तनिष तुम्हारे लिए भी है। और ये मैं बेटा मैं कुछ से क्या पूछ रहा था, आई एम आस्किंग मनीष व्हाई यू हैव रिटन नो एंड हर्षित यू। दूसरे पॉइंट से अभी आगे तो बढ़ने दो यार। तुम लोगों ने समझा पहले नहीं, और सवालों के हथियार दाग दिए हमारे ऊपर, हैं बंदूकें चला दी। पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसे डाइजेस्ट कर लो, मैं बता दूंगा आगे, डोंट वरी। पहले जितना मैं बोलूँ वो डाइजेस्ट करते रहो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो वो बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा पॉइंट तो मैं खुद ही वैसे बताने जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये पे पिक कर लो, ये लो, यहाँ से पिक कर लो। देखो निकालता हूँ मैं, इसकी लेंथ एल ले रहा हूँ मैं। इसका टॉर्क 0, लाइन ऑफ एक्शन पास कर गया। इसका टॉर्क देखो 4 इंटू L/2, और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन F है ना, R परपेंडिकुलर, R क्रॉस F। कैसा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, प्लस ये F इंटू R परपेंडिकुलर, F कितना है 2, R परपेंडिकुलर कितना है L, और डायरेक्शन देखो R क्रॉस F। I repeat, R क्रॉस F. What is the direction? It should be anti-clockwise. Sorry, clockwise. It is anti-clockwise. It is clockwise. Check करके देखो. Again it is 0. बच्चों. Is that clear? बेटा जो डाउट था वो समझ आ गया तुम लोग को?
बेटा इनफैक्ट ये सभी बच्चों के लिए डाउट नहीं है, ये तो मुझे बताना ही था बच्चों। ये एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट बेटा, एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? चलो फिर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लेने शुरू करता हूं मैं। एक क्वेश्चन लूंगा इक्विलिब्रियम के एंड यू नीड टू आंसर। आप देख लो, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट यू मे आस्क, इफ यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी राइट नाउ यू मे आस्क बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और उसे आंसर करिए। दैट इज द वॉल, सीलिंग है बेसिकली। ये रॉड, एक रस्सी यहां पे, एक रस्सी यहां पे, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज लेंथ एल, मास एम। रॉड का मास एम है, रस्सी की लंबाई एल है। क्वेश्चन क्या है जानते हो? दोनों रस्सी में टेंशन कितना होगा? व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग? व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग? लेंथ एल है। रॉड की लेंथ बेटा एल है, रॉड की लेंथ एल है बच्चों। आंसर इज mg/2 इन ईच। दोनों में सेम होगा एंड इट शुड बी mg/2। आप इसमें टेंशन T ले लो। दिस इज T1, दिस इज T2। You need to write T1 plus T2 mg, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क बैलेंस भी होगा। मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दे रहा हूं, सेंटर के अबाउट। ये लंबाई अगर L है तो ये लेंथ क्या हो गया? L/2, L/2 दिख रहा है? R परपेंडिकुलर, तो ये क्या लिखोगे? T1 L/2 should be equal to T2 L/2। आप देखो ना बेटा, ये इस डायरेक्शन का टॉर्क, ये इस डायरेक्शन का टॉर्क, T1 L/2, T2 L/2, और यहां से T1 बराबर T2, और T1 बराबर T2 तो बेटा आप यहां पे रख दो T1 T2 इक्वल, सो यू विल गेट the value of T1 and T2 that is equal to mg/2। is that clear? मैंने फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस दोनों को यूज किया है। बेटा अच्छे से देख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन एक स्टेप अच्छा होने वाला। और क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों सभी लोगों को?
जिससे नहीं आया वो मेरे से पूछ लो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर। आप एक बेटा आंसर निकाल दो। मोस्ट प्रॉब्ली mg/3 और 2mg/3 आंसर है मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं अभी सॉल्व कर देता हूं बेटा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं इसे सॉल्व कर देता हूं उसके बाद। पहली इक्वेशन तो ये हो गई बेटा, पहली इक्वेशन ये हो गई। और उसके बाद एक काम करो ना बेटा, टॉर्क बैलेंस कर दो। टॉर्क बैलेंस, वैसे तुम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हो, मैं जानबूझ करके टॉर्क इसके अबाउट बैलेंस कर रहा हूं इस बार। मैं जानबूझ करके टॉर्क इसके अबाउट बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है। सेंटर से तो अभी तक कर ही रहते हैं ना। तो जरा देखो इसके अबाउट तो T1 का टॉर्क तो 0 हो गया है ना। जरा T2 का टॉर्क देखो, यह आएगा T2 इंटू ये बेटा डिस्टेंस कितना होगा 3L/4। 3L/4, ये L/4 है ना बेटा, ये L/4 है, तो ये क्या हो गया 3L/4। समझ आ गया, ये हो गया 3L/4। इज दैट क्लियर? T2 इंटू 3L/4। आई होप ये समझ आता है आप सभी लोगों को। अब आप देखिए, एक बात तो ये हो गई आपको, जरा mg का टॉर्क देखो इसके अबाउट। अच्छा डायरेक्शन देख लो ना बेटा, ये r इधर है, r ये है, r ये काम करेगा, तो r क्रॉस f दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज r क्रॉस f। ये डायरेक्शन जरा ध्यान से रखो क्योंकि काम की चीज है ये बहुत। अभी तो बेटा छोटे छोटे फोर्सेस मैं ले रहा हूँ, कई बार ऐसे होंगे 3-3 4-4 फोर्सेस के टॉर्क निकाल रहे होगे बैठ के तुम, ठीक है। फिर डायरेक्शन बड़ा मैटर करेगा। तो ये देखो r क्रॉस f, बेटा टेंशन इधर लग रहा है,
और आर इधर है, आर क्रॉस एफ दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। T1 का तो टॉर्क 0 हो गया, mg का टॉर्क है यहाँ पे ना, mg का टॉर्क क्या करें बताओ, mg का टॉर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, शुड बी इक्वल टू mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगा mg इंटू एल बाई टू। और यहां से देखो कैंसल आउट करना शुरू करो, ये कट गया और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं बेटा इनफैक्ट T2 की वैल्यू तो सीधे ही मिल जाएगी ना तुम्हें, 2mg बाई 3, और T2 मिल गया तो T1 तो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। क्या टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन क्लियर है आपको? कैसे मैंने ये इसका 0 कह दिया, इसका कैसे लिखा और इसका कैसे लिखा, क्या ये क्लियर है आपको? बच्चों आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, चलो फिर इतना हो गया। तो ये बताओ इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब समझ आया कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। चलो तो अभी तो मैं फिलहाल इसको इतना ही रोक रहा हूं। उम्मीद करता हूं मैंने तुम्हें टॉर्क निकालना पढ़ा दिया है अच्छे से और इक्विलिब्रियम यूज करना बता दिया है। इनके क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पूरे रोटेशन में मिलने वाले हैं, तो इसका आइडिया रहना ज़रूरी है और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे उतना आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो टॉर्क तो हो गया। टॉर्क के बाद जो अगला हिस्सा पढ़ाना है वो है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप हेडिंग लिखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है बच्चों। मैं इसको डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। क्या होता है इस सवाल के जवाब के लिए मैं कुछ कुछ चीजें लिख दे रहा हूं। तुम ये बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर यही डेफिनेशन क्यों ली है, तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा। मेरा कहने का मतलब है पूछने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कैसे लिखा जाता है, कैलकुलेशन का क्या डेफिनेशन है वो मैं जरूर बताऊंगा। समझ में आ रहा है? जैसे मास होता है वैसे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टर्म, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है, वो रोल जो है बच्चों वो मोर ओवर आपको जैसे जैसे हम लोग क्लासेस प्रोग्रेस करते जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होता जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि मास सिस्टम के लिए, किसी भी मास सिस्टम के लिए या किसी भी मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी मास या मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? डिफाइन किया जा सकता है। और मैं अलग अलग मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने जा रहा हूं। अलग अलग मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने जा रहा हूं। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? सो वी शुड स्टार्ट विद सबसे आसान मास होता है पॉइंट मास।
मैं अलग अलग मास सिस्टम के लिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूंगा, और ये क्लास आराम से आज तो खैर टाइम खत्म ही हो रहा है लगभग, 1 से 2 टर्न चलेगी क्लास आपकी। ये कैलकुलेशन समझिए, ये हिस्सा कितना इंटरेस्टिंग है और बड़ा है कि 2 टर्न हम यही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कभी पॉइंट मास आता है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम लोग जब टॉर्क का कैलकुलेशन करते थे, तो टॉर्क हम क्या करते थे, किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करते थे टॉर्क। जब भी हमने टॉर्क कैलकुलेट किया, हमेशा किसी ना किसी एक्सेस के अबाउट कैलकुलेशन किया हुआ है ना। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी ना किसी एक्सेस के अबाउट ही कैलकुलेट होता है। एंड प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is calculated about any axis, moment of inertia is calculated about any axis। हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे कोई पॉइंट मास है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, और ये एक पॉइंट मास है, और इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस पॉइंट मास का मास ले लो m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr², जहां पर r क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब एक्सिस और ये जो पॉइंट है ना, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये r है, दिस इज r, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I इज इक्वल टू mr²। I इंटू mr², ओके। अब ये तो एक पॉइंट मास था, मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, लेट से बहुत सारे पॉइंट मास आ गए, ये तो एक के लिए मैंने बना दिया है ना। मान लो बहुत सारे पॉइंट मासेस आ गए, ये m1 है, ये r1, ये m2, ये डिस्टेंस r2, ये m3, r3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है, सबको जोड़ दो लिख करके, मतलब m1 r1², m2 r2², m3 r3²। ये बेसिकली इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये तो मैंने 3 लिए, कितने भी हो सकते हैं, और जनरलाइज करने के लिए मैं I लिख दूंगा सिग्मा mi ri², सिग्मा mi ri², सिग्मा mi ri²। क्लियर हो गया बच्चों? ये नहीं आयुष, जो मैंने लिखा है उसे याद कर लो, ना तो ये स्केलर होता है ना ये वेक्टर होता है, इसलिए मैंने कुछ स्केलर वेक्टर का नाम बोला नहीं, ठीक है बच्चों। तो बस मैं जो लिख रहा हूँ वो याद कर लो, ना तो ये स्केलर क्वांटिटी ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है ऑनेस्टली। हाँ ये बात है, स्केलर की तरह जोड़ते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो समेशन सीधे सीधे डायरेक्टली कर देते हैं, स्केलर की तरीके ही सम कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इनमें से कुछ भी नहीं होता, समेशन इसी तरीके से होगा। खैर पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तुम देख रहे होगे।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तुम्हें मिल जाए और मास पता है तो तुम तो सीधे सीधे लिख के जोड़ते रहो। मैं कोई क्वेश्चन ले नहीं रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है। क्या बताऊँ मैं इसमें, मास इंटू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करते रहो। जनरली क्वेश्चन में तुम्हें दोनों दे देगा, जनरली क्वेश्चन में तुम्हें क्या कर देगा, दोनों दे देगा। ठीक है बच्चे, अब देखो जरा यहाँ पे, मुश्किल तब होती है जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मुश्किल तब शुरू होती है जब हम लोग किसी कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। और इसमें मेहनत है बेटा, यहाँ से अब मेहनत शुरू होगी, सारी मेहनत तो यहीं से शुरू होती है बेटा। MI मतलब मुंबई इंडियंस नहीं है, ध्यान रखना, पता चले कोई लिख दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसमें अब मेहनत शुरू होगी, क्योंकि इसमें वापस इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन आएगा, वापस इंटीग्रेशन आएगा। और इंटीग्रेशन आते ही तुम लोग के बेटा परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा यूज टू हो गए होगे, यूज टू हो गए, क्योंकि अभी आती है दिक्कतें तुम लोग को। क्यों भाई, यूज टू हो गए कि मुश्किलें आती हैं अभी? आप आएंगी बेटा, आएंगी, जाके वापस पढ़ लेना आज जाके बेटा, एक बार वापस रिवाइज कर लेना। क्योंकि यहाँ पे तो जैसे सेंटर ऑफ मास तुम लोगों ने पढ़ा है ना, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सेमी सर्कुलर डिस्क वो सब पढ़ा है ना, और सेमी सर्कुलर रिंग, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे ना सर ने। क्यों भाई, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, रॉड, ये सब तो कैलकुलेशन कुछ तो किए होंगे सर ने। किस किस के किए थे? ये तीन तो किए ही होंगे, और किसका किया था? पूरा निकाला था, पूरा कैलकुलेशन किया है? अरे तब तो बहुत मेहनत करा दी सर ने तुम्हें। हॉलो कौन का भी निकाला है? अरे तब तो फिर तो ये आसान हो गया। अब तो सब पढ़ के बैठे हो तुम, फिर तो मेरे लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, फिर तो बस करवाना है तुम्हें थोड़ा थोड़ा। अगर सेंटर ऑफ मास में इतना सब पढ़ डाला है तुमने, फिर तो इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं एक्चुअली स्किप कर गया था कि सेंटर ऑफ मास हो चुका है तुम्हारा। हाँ सही कह रहे हो, सेंटर ऑफ मास में तो खूब पढ़ लिया, एलिमेंट लेना बिल्कुल सीख गए होगे अब तो। फिर कोई मुश्किल नहीं बेटा, चिल करो। फिर तो सब तुम फटाफट उड़ा दोगे। सिंपली होता क्या, मैं वापस बता देता हूँ। अगर तुमने वो सब पढ़ा है तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा। और देखो है क्या, आप समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंटीन्यूअस मास सिस्टम, इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के बात समझो जरा। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंटीन्यूअस मास है, जैसे ये कंटीन्यूअस मास है, एक मैंने कंटीन्यूअस मास ले लिया, लेट से ये एक्सेस है, कोई एक्सेस ले लिया, इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस कंटीन्यूअस मास सिस्टम का। सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले तुम एक डिफरेंशियल एलिमेंट का सिलेक्शन करोगे। और तुम्हें पता है सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और सिलेक्शन कैसे करोगे, तो मेरे लिए बताना बड़ा आसान है कि जैसा सेंटर ऑफ मास में करते थे, जिस तरीके से वहां पे सिलेक्शन करते थे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता था कि इस तरीके से एलिमेंट को सिलेक्ट करो कि जब हम इसको जोड़ें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना ही तो है ना। तो जब हम उन डिफरेंशियल एलिमेंट्स को सम करें तो वापस पूरी की पूरी बॉडी क्या हो, हमें वापस रिकवर हो जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। क्यों भाई, यही तो पढ़ा था तुम लोगों ने। हाँ सब लिखा हुआ है भाई तुम लोगों ने, यही तो पढ़ा था तुम लोगों ने। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा तुमने सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन किया है डिफरेंशियल एलिमेंट का, वही मेहनत है यहाँ पे। सबसे पहले तुम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लो और यहां से एक्सेस से इसका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जनरली ये जानते हो क्या होता है, इंटीग्रल r² dm। मतलब जनरली मैं कह रहा हूं ये di लिखा है और उसका इंटीग्रेशन है बस। और di की वैल्यू ये जनरली ये होती है बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल इसी को रट्टा मार के बैठ जाओ, नहीं। सिंपल सा तरीका होता है कि तुम इसका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो।
ये वर्ड जो मैं कह रहा हूं डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उम्मीद करता हूं अब समझ आता है। मैंने अगर इसके लिए लिया है तो मैंने जस्ट इसके लिए बना दिया कि अगर इसका मास dm है और ये डिस्टेंस क्या है r, तो ये इंटीग्रल r स्क्वायर dm ही क्या हो जाएगा di। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो di निकालो किसी भी तरीके से और उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, और तुम्हें ये वैल्यू बिल्कुल मिल जाएगी डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट फिर से यही होगा कि एक्सेस को ध्यान से देखना है, क्योंकि एक्सेस जिसके अबाउट तुम निकालोगे वो बहुत मेहनत करने वाली बात होगी। क्लियर है बच्चों आप सभी लोगों को? हाँ, बढ़िया रटा हुआ है तुम लोगों ने। प्रीत गोयल बिल्कुल सही लिखा है तुमने, कंटिन्यूअस समेशन। सर ने बताया हुआ कंटिन्यूअस समेशन है, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, अब चलो एक तो निकाल के भेजते हैं आज। क्लास में भी है टाइम ना? अरे एक तो निकाल के भेजूंगा आज मैं तुम्हें, एक तो निकाल के भेजते हैं। अब देखो मैं यहां पे क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा। फिलहाल तो मैं जितने भी निकलवाऊं रट्टा मार लेना, जैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रटी हुई है ना, वैसे यहां रट लेना। ठीक है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। और एक बात सुनो, जैसे ये रॉड है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, वैसे तो मुझे यहां एक्सिस भी लिखना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। मुझे पूरा लिखना चाहिए हेडिंग में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब इतनी लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, और मैं सही बताऊं तो लिखूंगा भी नहीं, ये तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो लिख लेना, क्योंकि एक्सिस बदला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे टॉर्क बदल जाता है एक्सिस के साथ, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है एक्सिस के साथ। इज दैट क्लियर? सो एक्सिस इज इंपॉर्टेंट। और तुम पूरा लिख लो, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है भाई, तो तुम जरूर लिख लेना। लिख लेना भाई, ये मेरी तरह तुम भी मत करना कि अरे हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मुझको एक बात बताओ, रॉड के केस में डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेते हैं? डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं। क्या ऐसा कोई केस आया था? x पे dx। तो रॉड के केस में डिफरेंशियल लेंथ लेंगे, x डिस्टेंस पे dx लेंथ। ठीक है, और ये एक पॉइंट मास होगा। ये बहुत, डिफरेंशियल का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये डिफरेंशियल मास मतलब ये किसका काम करेगा? पॉइंट मास का काम करेगा। और ये जो हमने रॉड लिया, इसका मास m, लेंथ l, इसका मास m और लेंथ l है। तो अब देखो जरा, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है जो कि एक पॉइंट मास है, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है जो कि एक पॉइंट मास है, जो कि क्या है? एक पॉइंट मास है। इज दैट क्लियर? इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पॉइंट मास का क्या होगा? dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो अब देखो बच्चों जरा, सबसे पहले मैं dm लिखूंगा। dm मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l, और dx लेंथ का मास, ये निकालना आता है ना, मैंने क्या लिखा है? यूनिटरी मेथड लगाते हैं। l लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, और dx लेंथ का मास होगा इतना। सो दिस वैल्यू इज dm इनटू, ये डिस्टेंस कितना है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या डालेंगे?
x इक्वल टू 0 से रॉड शुरू हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है, x इक्वल टू l, ओ सॉरी ये कहां पे शुरू हो रही है, x इक्वल टू l पे खत्म हो रही है, तो लिमिट 0 टू l। अब तो इंटीग्रेशन कर दो यार बच्चे, कितना आ रहा है, बिल्कुल सही बोला है। और ये जानते हो क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। लिमिट डालना तो आता है ना सबको। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सभी लोगों को? क्या ये बात समझ आ गई बेटा सभी लोगों को? आंसर इज ml स्क्वायर बाई 3। आंसर इज बेटा ml स्क्वायर बाई 3। इज दैट क्लियर? आंसर जो है बेटा इसका ml स्क्वायर बाई 3 है। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं। फिर से आज कोई होमवर्क नहीं तुम्हारे लिए, अभी कुछ टर्न होमवर्क नहीं मिलने वाला। अच्छा एक बात मैं भूल गया, तुम लोग की सेंटर ऑफ मास की शीट थोड़ी बची हुई है ना, डिस्कशन के लिए बची हुई है, जो मेरे को पता है ना, वो बेटा संडे डिस्कस होगी। संडे क्लास रखी है, कल तो तुम्हारा टेस्ट फेस्ट है कुछ, क्या है? हाँ, तो संडे क्लास रखी हुई है, उसमें वो फिनिश हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास में कुछ क्वेश्चन और करा दी जाएंगे। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अभी हम, अभी तो ये चल रहा है, अभी शुरुआत हुई है, चलेगा अभी ये टॉपिक। तो सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन होगा, आप पूरा सॉल्व कर लेना, पूरा मेरा कहना का मतलब है। ठीक है बच्चों, वो पूरा का पूरा आप अटेंड कर लेना। तो उस क्लास में मेनली जो शीट है वो डिस्कस होगी और कुछ क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट वन पे मिलते हैं हम लोग फिर। ओके।